कोरोना का युद्ध चल रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी पिक्चर भी क्लियर होती जा रही है। एक बात तो तय हो गई है कि अब हमें जो लॉकडाउन में जिस तरह का व्यवहार और आचरण रहा है और जो कोरोना का अटैक हमारे ऊपर रहा है, अब हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। या तो आप अपने आप से डालेंगे या फिर सिस्टम डलवा देगा। तो बहुत क्लियर हो गया कि आपको इस आदत के साथ रहना होगा और ये आदत अब आपकी कल्चर को बदलेगी, आपके लाइफ स्टाइल को बदल देगी, आपकी दुनिया बदल देगी। मैंने एक पीछे कहा था कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। निश्चित रूप से आप तैयार हो जाइए उस बदलाव के लिए, और जो उसके साथ बदल लेगा वो जीवन में आगे जाएगा, जो नहीं बदलेगा वो कहां जाएगा मुझे नहीं पता। खैर, आज 11 मई है और विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस आज है। विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण किए थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आज के दिन को हम विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाएंगे और तब से हम लगातार मनाते आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही रूस की अपनी ताकत सामने आ रही है, चाइना अपने तरीके की ताकत सामने रख रहा है और क्या नाम है उसका, कोरिया का जो तानाशाह है उसकी अपनी अलग ताकत है। चाइना और अमेरिका अपनी ताकतवर है। ये सब लोग अपने अपने तरीके से ताकतवर हैं। तो उसी ताकत की दौड़ में जरूरी है शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि कलाम साहब ने एक बार कहा था एक सवाल के जवाब में कि हम परमाणु की दौड़ में, हथियारों की दौड़ में क्यों हैं, हम तो शांति का देश है। तो कलाम ने कहा था शांति के लिए हथियार चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है तो शांति भी होती है। इसी क्रम में इसीलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस कहना चाहिए कि शांति के प्रति बढ़ने वाले कदम का एक प्रतीक भी है ये साइंस टेक्नोलॉजी, है ना महत्वपूर्ण। चलिए, आज के दिन बड़े खास, आज सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के करीब राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एडवाइजर और हेड डॉक्टर मनोज पटेरिया जी का एक लेक्चर हुआ वेबिनार पर। यानी कि अब जमाना वेबकास्टिंग का ही रहेगा, वेबिनार का रहा, और ऑडियो वीडियो और बहुत सारे तरीके होंगे अब आने वाले समय में। अब इसी तरह के लेक्चर्स चला करेंगे, वो अब आपके पास नहीं आया करेंगे, जहां बैठे वहीं से लेक्चर दिया करेंगे। शायद ऐसा ही भविष्य में हो, कह नहीं सकता मैं। इन सब के बीच में उन्होंने अपने लेक्चर में जो कहा, उनका उद्देश्य था, टॉपिक था कम्युनिकेशन साइंस टू द सिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक परमानेंटली। विज्ञान जो संचार है हमारा, ये विज्ञान संचार लोगों के बीच में, शहरों में कोविड-19 के साथ, यानी कि कोरोना के साथ कैसे काम करेगा। तो बहुत सीधी सी बात है, डॉक्टर मनोज पटेरिया जी ने बहुत सारे सरकार के अपने पक्ष रखा और उसमें बताया कि युवाओं का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इसमें वॉलंटियर्स की बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। इससे पहले भी एक लेक्चर में भी डॉक्टर राजेंद्र जी का जो लेक्चर था, DGMG थे, CST यूकेट के, उत्तराखंड के जो CST है उसके DG साहब ने, उन्होंने बताया था कि
पढ़े लिखे समझदार वॉलेंटियर चाहिए जो विज्ञान संचारक का रोल कर सके। और इन सब के चीज के लिए माध्यम जो बनेंगे संचार के, वो सारे संचार के उपयोग करेंगे। लोक कलाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं विज्ञान संचार के, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। और उन्होंने ये बताया कि इस साल पूरे साल भर के लिए यस एक कार्यक्रम रखा गया है, ईयर ऑफ अवेयरनेस साइंस एंड हेल्थ, यानी कि यस नाम दे रखा गया है उस कार्यक्रम का। तो यस के तहत तो उसके 2-3 चरण बनाए गए। पहला तो है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना, यानी कि उसके लिए एक मटेरियल डेवलप करना, सामग्री तैयार करना, चाहे वो फिल्म हो, चाहे ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स हो, और कुछ भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कोविड-19 से संबंधित होंगी और उनको आगे अवॉर्ड किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये भी जानकारी दी कि विज्ञान कोविड कथा नाम से एक कॉमिक्स भी निकाला गया है, वो भी हम आपको जल्द ही हर एक अपनी मैगजीन के पेज पर भी उसको अपलोड कर देंगे। और इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी सामग्री तैयार हो वो लोकल भाषा में हो, यानी कि जो लोग अब ये कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये सब भूल जाइए। आपका मीडियम एक है और वो है अपनी भाषा। अगर आप सही मायने में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। सुबह को ऑनलाइन क्लासेस होती है हमारी, तो उसमें कई बच्चे पूछते हैं जी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता हूँ। ये जो एक भ्रम है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बहुत गलत है। इसे 2 अलग विचारधाराओं में न लेके चले। इंग्लिश एक हथियार हो सकता है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप काम करते हैं, और भाषा आपके मन के विचारों को मजबूत करने के लिए अगर जरूरत है तो वो आपकी लोकल भाषा ही काम करेगी। इसलिए लोकल आम बोलचाल की भाषा ही उसमें रोल अदा करेगी। और उसके साथ साथ में एक वॉलंटियर्स की टीम, बहुत बड़ी खेप तैयार करने की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जो हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा रोल, अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो टीचर्स हैं उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना, व्यक्तिगत रूप से मानना है। और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, आउटपुट देना उसका। इस तरह की बहुत सारी चीजें डॉक्टर मनोज पटेरिया जी ने बताई हैं। उनकी ऑडियो यहाँ पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं साथ में, जो हमें उपलब्ध हो पाई है। और इसको ध्यान से सुनिए। ये उन सब लोगों के लिए है जो युवा हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देशभक्त हैं, जो विज्ञान संचारक हैं, जो प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जो अलग अलग एनजीओज हैं। हर कोई व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान में रहता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीजों को करना और समझना। तो ध्यान से सुनिए डॉक्टर मनोज पटेरिया जी की इस वार्तालाप को, जो इनका है और उपलब्ध है आपको। और फिर उसके बाद शाम 7 बजे सीधा प्रसारण होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, हमारे स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, जिसको हम अपने चैनल पर सीधा प्रसारण भी करेंगे। तो आइए अभी फिलहाल सुनते हैं डॉक्टर मनोज पटेरिया जी को। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा की और तब से लेकर अभी तक ये मनाया जा रहा है। इस वर्ष वर्चुअल रूप से इस टेक्नोलॉजी डे को मनाया जा रहा है और पूरा का पूरा कार्यक्रम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि जो ये विषय आज का आप लोगों ने रखा है बहुत ही सामयिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग साइंस टू द सिटीजन्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, बी प्रिपेयर्ड नॉट पैनिक। ये बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण विषय है और मैं ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इससे बच सकते हैं और अपने समाज और देश और दुनिया को इससे बचा सकते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक एपेक्स बॉडी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की, उसने एक पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाया है जिस कार्यक्रम का नाम है यश, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ।
with a special focus on COVID-19। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत न केवल हम प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोक मीडिया, डिजिटल मीडिया और इंटरैक्टिव मीडिया सभी का इस्तेमाल करके समाज के कोने कोने तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही 3 लेवल पर इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। जो पहला लेवल है इसका, उसमें है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर मटेरियल्स। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो केवल कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर ऐसी सामग्री जिसमें कोई भी जानकारी निहित है, जानकारी शामिल है। वो एक किताब हो सकती है, वो एक पोस्टर हो सकता है, एक रेडियो प्रोग्राम हो सकता है, एक टेलीविजन प्रोग्राम हो सकता है, नुक्कड़ नाटक हो सकता है, कठपुतली शो हो सकता है। तो कोई भी इस तरह की जो भी जानकारी है उसको करने के लिए ये कंटेंट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या किस चीज का संचार करना है। तो हमें जिसका संचार करना है उसका हमें पता होना चाहिए, और जब हमें वो पता होगा तो हम सही तरह से लोगों तक वो बात पहुंचा पाएंगे। दूसरा ये है कि ये जो जानकारी है ये ऐसी भाषा में होनी चाहिए कि जो भाषा सभी को समझ में आती हो, सभी उसको समझ सकें। ऐसा नहीं कि केवल वैज्ञानिक समझ सकें। तो ये बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो ऐसी भाषा में, ऐसे माध्यमों से ये सॉफ्टवेयर मटेरियल तैयार किया जाना, ये पहले लेवल में होगा। दूसरा लेवल होगा, इसको कौन लोग करेंगे, क्योंकि पूरे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी क्षेत्र हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो वहाँ पर कौन लोग इसको करेंगे? तो ऐसे साइंस कम्युनिकेटर्स चाहिए, ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में इन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को पहुंचा सकें और समाज के खासतौर पर उन वर्गों तक पहुंचा सकें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनका ओरिएंटेशन, उनका प्रशिक्षण, उनकी जागरूकता, ये दूसरे चरण में किया जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा कि किस प्रकार से हमें ये जो सामग्री है और ये जो मटेरियल है और ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये किस प्रकार से समाज तक पहुंचेंगे। तो एक समस्या तो देखिए, समस्या है जो स्थिति है कोविड-19 को लेकर के कि हम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगहों में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े समूह नहीं बना सकते। तो एक व्यवस्था होगी ड्यूरिंग कोविड-19 और एक व्यवस्था होगी आफ्टर कोविड-19। तो दोनों ही व्यवस्थाओं में हमें संचार करने के लिए ये जो तीसरे चरण का, जो तीसरे लेवल का जो कार्यक्रम है, उसको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं कि कोविड-19 के दौरान अगर हमें संचार करना है तो खासतौर पर जैसे हम ये वेबिनार कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम वेब मीटिंग कर सकते हैं। बल्कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, आजकल भारत युवाओं का देश है। करीब 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से नीचे के युवाओं की है, और ये सारे के सारे युवा स्मार्टफोन से लैस हैं। ज़्यादातर इनके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, न केवल युवावस्था का, बल्कि दे आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी। उसके द्वारा वो जन जन तक पहुंच सकते हैं, और ये युवा कहीं ना कहीं देश के पूरे कोने कोने में फैले हुए हैं। तो अगर ये अपने आसपास के लोगों में, अपने गांव के लोगों में, अपने समाज के लोगों में वो बातें अपने स्मार्टफोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, टैबलेट्स के जरिए और जो भी संचार के डिजिटल मीडिया के साधन हैं उनके जरिए लोगों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि इस समय हम किताबें नहीं बांट सकते, उसको छूने से ये बचना है। पर्चे या पोस्टर लगा सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते। तो ऐसे एक हाइब्रिड तरह से हमें काम करना होगा जिसमें हम डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा, वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से, रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, टीवी शोज के माध्यम से। तो ये ऐसे तरीके निकाले जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो लोक कला माध्यम है, भारत बहुत ही समृद्ध है लोक कलाओं में। जैसे आप कहिए नुक्कड़ नाटक है, कठपुतली है, जैसे मैंने कहा। अगर आप केरल में जाएंगे तो आपको कथकली के माध्यम से आप विज्ञान का संचार कर सकते हैं। असम में जाएंगे तो बिहू के माध्यम से विज्ञान का संचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाएंगे तो आप नौटंकी के माध्यम से विज्ञान का संचार कर सकते हैं। गुजराती अलग परंपराएं, गरबा है, डांडिया है, ये सब लोक कलाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोगों के बीच में विज्ञान का संचार कर सकते हैं। विज्ञान के गीतों का संचार, गीतों के माध्यम से उसका संचार कर सकते हैं।
और यहाँ पर बात कोविड-19 की हो रही है। राजस्थान में देखिए तो कठपुतली के माध्यम से विज्ञान का संचार कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी लोक कलाएं हैं, अपनी अपनी विधाएं हैं, जिनके माध्यम से हम विज्ञान को, खासतौर पर स्वास्थ्य विज्ञान को हम लोगों तक ले जा सकते हैं और कोविड-19 के बारे में उनको जागरूक बना सकते हैं। तो ये 3 लेवल्स पर इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, जिसका नाम है यश, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये पूरे साल कार्यक्रम चलेगा। देश की जो स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में। लगभग हर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, जिसके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे अपने संचारक जुड़े हुए हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में समावेश किया जाने की योजना है। और उनका जो क्षेत्रीय रीच है, उनका जो क्षेत्रीय कनेक्ट है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, गुजरात में बहुत सारे साइंस सेंटर्स बने हुए हैं, कम्युनिटी साइंस सेंटर्स बने हुए हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे वो कम्युनिटी साइंस सेंटर्स कुछ देखने का, विजिट करने का मौका भी मिला। वो न केवल साइंस सेंटर्स हैं, बल्कि एक्टिविटी सेंटर्स हैं, इनोवेशन सेंटर्स हैं, और लोगों को एक 2 वे तरह से कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स भी हैं, पेटेंटिंग फैसिलिटेशन भी करते हैं। तो एक बहुआयामी जो इन केंद्रों का स्कोप है, वो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी देता है। बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, इनोवेटर्स जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से भी हम कोविड-19 के बारे में जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी रूपरेखा है जो करीब 1 साल तक चलेगी, जिसके माध्यम से हम कोविड-19 को आगे इसको रोकने के प्रयास कर पाएंगे विज्ञान और स्वास्थ्य संचार के माध्यम से। इसके बाद में एक पहलू पर और आना चाहूँगा। इस पूरे कार्यक्रम का नाम है नेशनल हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन प्रोग्राम। रिस्क कम्युनिकेशन क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपसे अपने विचार साझा करना चाहूँगा। रिस्क दरअसल एक ऐसी स्थिति है जहां ह्यूमन लाइफ इज एट रिस्क, जहां मानव का जीवन रिस्क पर आ जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी रिस्क हो या किसी डिजास्टर से संबंधित रिस्क हो। जैसे आप देखते हैं कि भूकंप, गुजरात ने तो बहुत बड़े भूकंप झेले हैं, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से भूकंप का जो दौर है उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, प्रिपेयर्डनेस कैसे करनी है, जानकारी को कैसे संचार करना है ताकि सही जानकारी सही समय पर लोगों को उपलब्ध हो पाए, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करने हैं, इस सब में संचार का बहुत महत्व है। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस कार्यक्रम का जो एक्सटेंडेड स्वरूप है वो रिस्क कम्युनिकेशन को लेकर के है। न केवल रिस्क पोस्ड बाय कोविड-19 बट रिस्क पोस्ड बाय ऑल काइंड ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज, पैंडेमिक, एपिडेमिक और भविष्य के जो खतरे हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिजास्टर से जो रिस्क ह्यूमन लाइफ पर है उसको भी हम लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि उससे भी हम अपने समाज को, अपने लोगों को बचा सकें। तो अगला जो चरण होगा वो रिस्क कम्युनिकेशन का होगा। इस रिस्क कम्युनिकेशन में अभी आपने देखा कि तेलंगाना में खास तौर पर एक गैस का रिसाव हुआ, जिस गैस से कितने सारे लोग प्रभावित हुए, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये गैस का रिसाव बहुत साल पहले भोपाल में हुआ था, आपको शायद याद होगा। कुछ जो नए युवा बच्चे हैं उनको शायद उन्होंने पढ़ा हो कि 1984 में एक मिक गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में रात्रि में, जिसमें हजारों लोग न केवल मर गए थे बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग उस विकलांगता को और उससे उत्पन्न बहुत सारी बीमारियों को झेल रहे हैं। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिनको हम विज्ञान संचार के माध्यम से बचा सकते हैं। इसके लिए अगर प्रिपेयर्डनेस हो, इसके लिए अगर अवेयरनेस हो, तो बहुत सारी समस्याओं से हमारे लोग बच सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात आई तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उससे बच सकते थे अगर उनको पता होता कि ये जो मिक गैस है ये पानी में घुलनशील है और ये पानी में घुल जाती है तो ये कम खतरनाक हो जाएगी, आपको उतना खतरा नहीं पहुंचा पाएगी। अगर लोगों को पता होता कि ये पानी में घुलनशील है और वो उसी समय जब वो बेतहासा भाग रहे थे उसी समय अगर वो अपने नाक और मुंह पर एक गीला रूमाल या कोई कपड़ा लगाते और उस प्रभावित क्षेत्र से दूर जाने की कोशिश करते तो बहुत गैस उनके शरीर के अंदर, वो उतनी ज़्यादा गैस इनहेल नहीं करते जितनी ज़्यादा गैस उन्होंने खुले तौर पर इनहेल कर ली। वो गैस उस पानी में सोख ली जाती, उस पानी में घोल ली जाती और वो शरीर के अंदर नहीं पहुंचती।
तो ये साधारण सी जानकारी बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकती थी और जीवन बचा सकती है। ऐसी दुर्घटनाएं कभी कभी होती हैं, लेकिन अगर उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हो तो वो दुर्घटनाएं भी टाली जा सकती हैं और उनसे जो जन धन की हानि होती है उसको बचाया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक दूसरा पहलू और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, जब गैस का रिसाव हुआ भोपाल में रात्रि में, तो बहुत सारे लोग बेतहाशा भागने लगे। और आप जानते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो एक चुटकी धूल उठा करके जमीन से और ऐसे डालते तो उनको हवा के बहाव की दिशा का ज्ञान हो सकता था। उस हवा के बहाव की दिशा का ज्ञान होने से वो जान सकते थे कि अगर गैस का बहाव उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हवा का बहाव है, और वो उसके विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करते तो बहुत सारे लोग उसके गैस के प्रभाव से बच सकते थे, जबकि वो बेतहाशा भागने लगे। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं उसी दुर्घटना से लेना चाहूंगा कि जब आप भागते हैं तो क्या होता है, तेजी से सांस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको 3 काम करने चाहिए थे। एक, मुंह पर गीला कपड़ा, चाहे तौलिया होता, रुमाल होता, पैंट होता, शर्ट होता, कुछ भी होता, बनियान होता, कुछ भी उस गीला करके उसको नाक और मुंह पर लगा करके उनको हवा के बहाव की दिशा के विपरीत और आराम से वॉक करते हुए जाना चाहिए था, ताकि एक स्थिति में वो गैस पानी में घुल जाएगी, ज़्यादा सूंघ नहीं पाएंगे। दूसरी स्थिति में वो गैस प्रभावित क्षेत्र से दूर जाएंगे क्योंकि गैस हवा अपनी तरफ बहा के ले जा रही, दूसरी तरफ बहा के ले जा रही होगी। और तीसरा, जब वो बेतहाशा भागेंगे नहीं तो तेजी से सांस नहीं लेंगे तो गैस जो भी है वो अंदर कम जाएगी। इन तीनों को अपना करके लोग अपना जीवन भी बचा सकते थे। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम जानते हैं, ये 2 चीज़ों में खासतौर पर केंद्रित होती हैं। एक है वैज्ञानिक जागरूकता और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो पहला उदाहरण मैंने नाक और मुंह पर कपड़ा लगाने का बताया वो वैज्ञानिक जागरूकता का उदाहरण है, और जो बाकी 2 उदाहरण बताए वो आपके प्रत्युत्पन्नमति, आप इमीडिएटली कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे समस्याओं को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो दोनों उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, कैसे एनालाइज करते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक अवेयरनेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोनों चीजें मिला करके अगर हमारा समाज आगे बढ़ता है तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो इसमें न केवल साइंस आता है बल्कि इसमें हर तरह के साइंस आते हैं। इसमें केवल जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है, इसमें एनवायरमेंटल साइंस भी है, इसमें एग्रीकल्चर साइंस भी है, इसमें मेडिकल साइंस भी है, इसमें स्पेस साइंस भी है, इसमें एटॉमिक एनर्जी साइंस भी है, इसमें सब तरह के विज्ञान हैं। और यहाँ तक कि हम तो समाज विज्ञान को भी इससे जोड़कर देखते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 20वीं सदी के मध्य में एक नॉवेलिस्ट हुए हैं जिनका नाम है सीपी स्नो। सीपी स्नो ने उस समय एक लेक्चर सीरीज शुरू करी थी। उस लेक्चर सीरीज का नाम था 2 कल्चर्स। हमारा जो समाज है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 तरह की संस्कृतियां हैं समाज में, वो चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, पूरी दुनिया में 2 तरह की संस्कृतियां हैं समाज में। ये सीपी स्नो का विचार था और वो कहते थे जो 2 संस्कृतियां हैं, एक संस्कृति है विज्ञान सम्मत लोगों की और एक संस्कृति है विज्ञान से इतर लोगों की, और इन दोनों में एक तरह का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और बहुत सारी समस्याओं के जड़ में यही कन्फ्लिक्ट है। तो सीपी स्नो ने यह सलाह दी थी अपने लेक्चर सीरीज के माध्यम से, इस चीज को बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से, बहुत एनालिटिकल ढंग से और बहुत ही जो प्रैग्मेटिक सारे डेटा के माध्यम से उन्होंने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि ये जो 2 संस्कृतियों का टकराव है, 2 कल्चर्स का जो टकराव है, अगर इसको हम समाप्त कर दें तो हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सकता है। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि एक संस्कृति जो विज्ञान सम्मत समाज की रचना करती है और दूसरी एक जो संस्कृति है जो उतनी विज्ञान सम्मत नहीं है, तो अगर पूरा का पूरा समाज विज्ञान सम्मत हो जाए तो समाज का एक संपूर्ण विकास हो सकता है और हम विकास की राह पर तेजी से चल सकते हैं। कहना ना होगा कि सीपी स्नो
की बात उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में, अभी आप कोविड-19 को ही देख लीजिए, कोविड-19 को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि हमें नहीं होगा, ये तो किसी और को होगा। ये जो बहुत बड़ा भ्रम है, ये जो बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए अंधानुकरण है, इससे हमें बचना होगा और इससे हमें दूर रहना होगा। ये कितना गलत सोच है कि जो वायरस है, जो विषाणु है, वो कोई नहीं देखता कि ये कौन है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, किस क्षेत्र का है, किस जाति का है, वो कोई नहीं देखता है। उसके लिए सारे इंसान बराबर हैं। तो ये छोटी सी चीज समझने की जरूरत है और हमें समझाने की जरूरत है। अभी लॉकडाउन के दौर में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उसकी अवहेलना कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि शायद जो है ये हमें नहीं होगा और किसी और को होगा, या हमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो बहुत सारा हमें इसका कवच प्राप्त है और हम इससे बचे ही रहेंगे। ठीक है, ना हो अच्छी बात है, लेकिन अगर होता है, आपने देखा कि वो हुआ भी और बहुत सारे क्षेत्रों में, देश के बहुत सारे क्षेत्रों में जहां नहीं था वहां फैला भी। हालांकि स्थितियां कंट्रोल में हैं और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत पूरा एक ये संजोग है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हमारा एक जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर भी है और जिसने एक बहुत बड़ा सफल अभियान पोलियो के एरेडिकेशन के लिए चलाया हुआ था, जिसमें उसको सफलता भी मिली है पूरे देश को पोलियो को हटाने में, और वो डॉक्टर भी हैं। और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च का जो सपोर्ट है वो पूरा का पूरा उनके पास है। तो ये समय कोविड-19 जैसी विपदा से निपटने के लिए भारत सरकार के 2 मंत्रालय एक साथ, एक साइंटिफिक व्यक्ति जो कि डॉक्टर भी हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत देश की और एक बहुत बड़ा संजोग है जिसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर थोड़े से चीजों को हम अगर ध्यान कर लें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, न केवल शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंडस्ट्री लिंकेज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, बल्कि विज्ञान संचार के क्षेत्र में भी उनका ये योगदान हम सबके लिए एक समेकित एक गाइडेंस, एक सुविधा प्रदान करता है कि हम पूरे तौर पर इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने देशवासियों को कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा से निपटने में भरपूर सक्षम बनाएं और इसका निराकरण करने में सफल हों। मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं ये काफ़ी इनकरेजिंग भी हैं और काफ़ी कंसर्निंग भी हैं, क्योंकि हमें देखना है एकदम से कभी कि हम ये नहीं सोचें कि ये हमें नहीं होगा या किसी और को होगा, ये किसी को भी हो सकता है। तो ये जो एक सोच है, इस सोच से हमें बचना होगा और वही मानदंड, वही गाइडलाइंस जो सभी लोगों को पालन करने हैं वो हमें भी करने हैं, आपको भी करने हैं, समाज के सभी वर्गों को करने हैं। तो ये जो सीपी स्नो का सोच था 20वीं सदी के मध्यकाल में, वो सोच आज भी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। और जो ये 2 कल्चर्स, 2 संस्कृतियों का जो द्वंद्व है उसको दूर करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी श्रृंखला में जो यश कार्यक्रम है उसी के तत्वावधान में हमने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट दोनों ने मिलकर के एक रचना की है कोविड कथा की। ये कोविड कथा एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहु माध्यमों के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से हम लोगों को कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दे सकें। इसका पूरा नाम है कोविड कथा, ए मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें कार्टून के माध्यम से विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी दी गई है। इसमें बहुत ही सरल और रोचक और सहज भाषा में कोविड-19 के सामाजिक, वैज्ञानिक और जो भी पहलू हैं उन सब पर चर्चा की गई है जो आम आदमी की समझ में आ सकता है। इसके साथ ही
करीब 30-32 पेज की इस बुकलेट में, इस गाइड में, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंटरनेट, ईमेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। और मैं चाहूँगा कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी वेबसाइट्स पर भी उसको लें। उसको dst.gov.in जो भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट है, उससे डाउनलोड किया जा सकता है। दोनों वर्जन उपलब्ध हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित करें, क्योंकि इसकी दी गई जानकारी सभी के लिए लाभदायक है। ये एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है और एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी है। हर पेज के नीचे, हर पेज के ऊपर एक दिया गया है, उसमें जो कैरिकेचर है, साइंटून है, साइंस कार्टून है, वो दिया गया है। बीच में उसका जो टेक्स्ट है, जानकारी दी गई है, और बिल्कुल नीचे हर पेज में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें आप ऑडियो विजुअल, एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, विजुअल्स और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी वेबसाइट्स को भी कनेक्ट किया गया है, जैसे WHO की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, MyGov.in है। जो भी भारत सरकार के या जो और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कोविड-19 से उत्पन्न संकट का मुकाबला करने में आपको सक्षम बना सकते हैं और उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी के लिंकेजेस दिए गए हैं, जो कि वेबसाइट्स के साथ साथ अपडेट भी होते रहते हैं। सबसे अंत में जो वेबसाइट दी गई है, उसमें आज का क्या स्टेटस है, कितने नए मरीज आए, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोग नहीं ठीक हो पाए, ये सारा का सारा डेटा लगातार उसमें आता रहता है। और इसके साथ ही हर टाउन में, हर कस्बे तक में क्या स्थिति है, उसकी जानकारी भी इससे ली जा सकती है। क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे अंत में डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, इसकी जानकारी भी इस गाइड में दी गई है। तो ये गाइड आपके मोबाइल पर होनी चाहिए, आपके लैपटॉप पर होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर होनी चाहिए, और वहाँ से आप ये जानकारी लोगों को दे सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि एक पारिवारिक, एक सामाजिक गाइड है जो उसको कठिन विज्ञान को सरल भाषा में रोचक ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने बताया, इसमें अगर आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आजकल कोविड-19 के दौर में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत सारे तनाव से गुजर रहे हैं, तो इसमें लोकगीतों का भी इसमें जिक्र किया गया है। लोकगीतों के माध्यम से, चाहे वो ब्रज भाषा का लोकगीत हो, चाहे वो बुंदेलखंडी लोकगीत हो, कथकली के माध्यम से हाथ कैसे धोने हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। पपेट शो के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है उसको बहुत रोचक ढंग से बताने की कोशिश की गई है। तो ये सभी फॉर्मेट्स और सभी जो यॉनर्स हैं, जो सभी जो साहित्य की विधाएं हैं, संचार की विधाएं हैं, उन सबको लेकर के इस कोविड कथा में जानकारी दी गई है। इस जानकारी से आप लोग फायदा उठा सकते हैं और अपने साथियों को भी उससे फायदा दिलवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में चर्चा आई थी, मेरे विचार थोड़ा मैं उनको ऐसे कर रहा हूँ, जैसे लिंक जैसे आता जा रहा है वैसे मैं आपसे साझा करता जा रहा हूँ, और बाद में मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ अपने जो भी आपके विचार हों वो भी साझा कर सकते हैं, और मैं उसमें बात करने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से अभी हम बात कर रहे थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक जागरूकता की। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद है, उसमें खासतौर पर हम लोग इन्हीं दो विषयों पर काम करते हैं, साइंटिफिक अवेयरनेस और साइंटिफिक टेम्पर। जब हम साइंटिफिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस एक अलग चीज है और टेम्पर एक अलग चीज है। अवेयरनेस में हम जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, प्रदान करने का, बल्कि पार्टिसिपेटरी अवेयरनेस, जानकारी लेने का भी, जानकारी देने का भी। क्योंकि अगर हमारे पास कोई जानकारी है तो जिससे हम जानकारी साझा कर रहे हैं उनके पास भी कोई जानकारी हो सकती है। तो ये जानकारी का आदान प्रदान, जिसे हम पार्टिसिपेटरी मॉडल के रूप में जानते हैं, वो करने का प्रयास है। आपके भी कुछ अनुभव हो सकते हैं, लोगों के, समाज के भी कुछ अनुभव हो सकते हैं। उन अनुभवों को भी अगर हम जान लेंगे तो हमारी जानकारी और बढ़ जाएगी, और मेरे पास जो अनुभव और जानकारियां हैं वो लोग जान लेंगे तो उनकी जानकारी और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही बात आती है साइंटिफिक टेम्पर की। साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक जानकारी होना मात्र नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर उस जानकारी को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, उस जानकारी से कैसे हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाना है।
तो ये समस्याओं से बचाना है उस जानकारी का इस्तेमाल करके। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर है, उसका तात्पर्य है कि हम कितने विवेकशील हैं, हम कितने एनालिटिकल हैं, कितने तर्कपूर्ण हैं, और हमारे निर्णय कितने तर्कपूर्ण और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये इस तरह की जो विचारधारा है, तो माना जाएगा कि हमारी विचारधारा विज्ञान की विचारधारा है। हम विज्ञान सम्मत एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई भी निर्णय वो उपयुक्त होंगे, वो सही होंगे यदि वो विज्ञान सम्मत विचारधारा से लिए गए होंगे। और विज्ञान सम्मत विचारधारा क्या है, जिसको हम विज्ञान विधि के नाम से जानते हैं। उसका सबसे पहला चरण है जिज्ञासा। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो माना जाएगा कि हमारे अंदर वैज्ञानिक विचारधारा ने जन्म ले लिया है। उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए हम बहुत सारी जानकारी एकत्र करते हैं। वो जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो हमें सही जानकारी उसमें से निकालना है। उसके लिए हम उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके फिर हम उसका प्रायोगिक सत्यापन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, और तब हम जाकर के किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जानकारी सही है या गलत है। और वो नतीजे जब बार बार वही आते हैं, तब हम मानते हैं कि हाँ, ये जानकारी वाकई सही है। कई बार एक बार प्रयोग करके नतीजा कुछ और आता है, दूसरी बार प्रयोग करके नतीजा कुछ बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार प्रयोग करके समान नतीजे लाने का प्रयास करना होता है। तब हम मानते हैं कि हाँ, ये बात वाकई में सही है या ये बात वाकई में गलत है। तो ये जो पद्धति है, इसको हम अपनाते हैं, उसको माना जाता है कि हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो कोविड-19 को लेकर के जो बातें करी जा रही हैं और जो हमारे समाज में जो स्थिति चल रही है, छोटी सी 3-4 बातें हैं जो आपको बार बार बताई जा रही हैं। एक सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें दूरी बनाए रखनी है, एक दूसरे से भीड़ भाड़ से बचना है, और हमें एक दूरी मेंटेन करनी है। दूसरा है मास्क लगाना। आपको मास्क लगाना है अगर बाहर निकलना है। पहले कहा जा रहा था कि बाहर निकलना है तो मास्क लगाना केवल जिनको लक्षण हैं, सर्दी खांसी जुकाम या दूसरे जो लक्षण हैं, बुखार आदि, तो उनको ही मास्क लगाना है। लेकिन अब अगर बाहर निकलना है तो एक जनरल प्रिकॉशन के रूप में आपको मास्क लगाना है। मास्क बहुत बड़ा टेक्निकल वाला नहीं लगाना है, या जो मेडिकल वाला मास्क नहीं लगाना है, सामान्य 3 परतों वाला मास्क लगाना है। और आप देखते हैं कि होममेड मास्क आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं, और उसको साफ भी करना है और उसको धो करके इस्तेमाल करना है। तो तीसरा, आपको कोई चीज़ छूनी नहीं है, टच। तो टच जब करना है तो उसके बीच में कोई परत होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप कोई कागज़ का पीस साथ में रख सकते हैं, कोई कपड़ा साथ में रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ साथ में रख सकते हैं जिससे आप अगर बटन टच करते हैं या दरवाज़ा टच करते हैं या कोई नॉब टच करते हैं, अगर नॉब टच करते हैं तो उसको आप नैपकिन से या कागज़ से या पेपर से उसको हाथ के द्वारा उसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे प्रिकॉशन है। एक टच वाला, आपको छूना नहीं है। छूना है तो किसी माध्यम के द्वारा छूना है, चाहे वो कपड़े का माध्यम हो, चाहे वो नैपकिन का माध्यम हो, चाहे वो कागज़ का माध्यम हो, चाहे वो अन्य कोई ग्लव्स का माध्यम हो। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तीसरा, आपको मास्क लगाना है और भीड़ भाड़ से दूर रहना है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको अगर पालन करेंगे तो ये हमारे एटिकेट्स में आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं कोविड-19 एटिकेट्स। अगर ये एटिकेट्स हमारे अंदर आ गए, ये विचारधारा, ये जो हमारे मन मस्तिष्क में ये सारे तौर तरीके आ गए, तो फिर वाकई हमें ये नहीं होगा, या आपको ये नहीं होगा, या किसी को ये नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी इससे बचना है, और बचाव ही इसका समाधान है, बचाव ही इसका समाधान है। लेकिन अगर ये किसी तरह से हो ही जाता है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में इसके ठीक होने की दर बहुत ज़्यादा है, लगभग 30% से ऊपर हो गई है। और आप देखिए कि इसमें जो सीवियर केसेस हैं वो बहुत ही कम हैं, इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए, और उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो 2 या 3% के बीच में ही है। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे बच्चों को, छोटे बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्गों को, 2 लोगों को बचा करके रखना है।
ऐसे नहीं कि उनको लक्षण है तभी बचा के रखना है, या किसी को लक्षण नहीं भी हैं तब भी उनसे दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, बुजुर्गों से दूर रहना है, उनको अलग रखना है और उनका काफ़ी ध्यान रखना है, एक्सपोजर भी उनका कम करना है और साथ साथ उनके खान पान का भी ध्यान रखना है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बगैर घबराए ये सब करना है। तो हम सभी लोग मिलकर के जो कोविड-19 की लड़ाई है उससे निजात पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि अगर ये 3-4 चीज़ों का हम पालन करते हैं तो इसका बचाव है। आप देखते हैं कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू जो फैला था वो इतना ज़्यादा घातक था, इतना ज़्यादा घातक था कि उसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी और उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे। कुछ आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि 1,80,00,000 के आसपास व्यक्ति भारत में उससे मर चुके थे और पूरी दुनिया में तो उसने बहुत कोहराम मचाया था। तो ऐसी स्थिति इस समय नहीं है। एक तो ये है, ये समझ लेना चाहिए, इतनी भयावह स्थिति नहीं है। दूसरा ये है कि आज की टेक्नोलॉजी, आज का साइंस, आज का हेल्थ साइंस, आज का मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है, इतना तरक्की कर गया है कि देखिए ठीक होने वालों की, मरीजों के ठीक होने वालों की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुस्तैदी से उन मानकों को पालन करने की आवश्यकता है, उन गाइडलाइंस को पालन करने की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी जा रही हैं, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जा रही हैं और जो अन्य विभागों द्वारा दी जा रही हैं। इसके साथ ही जैसे कहा जाता है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो फोर्स के लोग हों, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या और जो भी लोग कोविड-19 की समस्या को एड्रेस करने में, उसके समाधान में लगे हुए हैं, उनका पूरा सम्मान करना है। उनके बताए हुए सारी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है और जो लॉकडाउन के जो नियम कानून हैं वो भी हमें मानने हैं और कोविड-19 के जो एटिकेट्स हैं जो मैंने बताए 3-4 वो जरूर पालन करने हैं। इन सभी को अगर हम पालन करेंगे तो हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो माहौल है ये बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये जरूर है कि अगर हम ये सभी चीज़ें सीख जाएंगे तो बहुत सारी और जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनसे भी हम बचे रहेंगे। अभी आपने देखा हमारा पर्यावरण तो ठीक हुआ ही है, लेकिन एक सामान्य आकलन के अनुसार जो आम रोग भी जो होते थे इन दिनों में वो भी कम हुए हैं क्योंकि लोग एहतियात बरत रहे हैं कोरोना की वजह से और उससे बहुत सारे और रोगों के लिए भी वो एहतियात काम आ रहा है, चाहे वो फ्लू हो, सर्दी जुकाम हो, कॉमन कोल्ड हो या और जो भी कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनमें भी एक गिरावट देखी गई है। तो ये अगर हम इस तरह से चलेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे, जानकारी, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो कोई कारण नहीं है हमें डरने का। हमें केवल तैयारी करनी है, हमें केवल जागरूक होना है, स्वयं, परिवार, समाज, देश और दुनिया, और तभी हम बहुत ही पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये जो कोविड-19 की समस्या है पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी की समस्या है, इससे जूझ पाएंगे, इसको दूर कर पाएंगे और स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, सजग रहते हुए आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है इतनी बात पर्याप्त है। अब आपके कोई विचार हों, कोई आप मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हों तो आपका स्वागत है। आपने इस वार्ता को ज्वाइन किया और इसको सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you for joining us for this session and taking time out of your busy schedule. Your vision and insights in this present day situation are really very useful. Payal, can you be little loud or near Yes. the mic? Yes, now it is fine. Okay, so as you rightly said that connecting the youth with technology will help in spreading information and reaching out to every corner of the country. That concept is really good. And जैसे कहा जाता है जानकारी ही उपाय. So the right information at the right time can be spread provided using technology.
So, and this creation of Vignan Sammat Sanskruti is really the need of the hour. So we have and few comments from our participants. Parvati Iyer says that the use of folk culture for public engagement is also a relevant dimension of the public engagement, as you said it rightly. And Amita Jain wants to ask that how can we spread awareness for gas tragedies in industrial areas and how can we control them using technology? Okay, so first I would like to say that this folk media is really very, very penetrating and very interesting, especially in the nooks and corners of the country. And as I mentioned, number of areas like Kerala for Kathakali, Assam and Northeast for Bihu, and Rajasthan for puppetry. Similarly, in Tamil Nadu, Velupatu is a folk art through which we can communicate science and health information. That is really very interesting. In Tamil Nadu, I have also seen a kind of folk TV where they prepare a screen out of some cloth and they put some light source over that, and on the other side the public can watch some caricatures or maybe some kind of activities or some play by the local populace. So these are the ways how we can really reach out to unreached, even those who are illiterate, even those who don't have access to this modern gadgets and modern instruments. They can also be benefited by way of folk arts and folk media. And number two, as you said, how to overcome these kinds of tragedies and what to do and what not to do. I think that is really need of the hour. When such tragedy happens, I think it is the responsibility of the organization itself. Like the industry, whatever being installed over there, they know the ins and outs of the industry. They know what are the risks, what are the remedies. I think it is the responsibility, what we call the corporate's social responsibility. So they have the liability. They should communicate to their neighborhood that what will happen, what to do when such kinds of any accident takes place. So that is very important. At the same time, local voluntary organizations, local academic organizations, local scientific organizations, they can also come together to educate the people, not when the accident is taking place or already taken place, but before it is going to happen. It is the responsibility of all of us, wherever we are living, whether it's a seepage of some kind of poisonous material or a gaseous material or anything, any kind of explosion or whatever happens. So we can really safeguard the people by way of preparedness. So preparedness augmented with right kind of information, do's and don'ts, I think that holds the key for the overall welfare of the people who are really residing around the places. Like there are nuclear mines. If you go to Jadugoda in Jharkhand, you will find the people are staying near the nuclear mines. So they are very much concerned. They are very much aware of the risks. And this is the responsibility of the organizations who are really working in that region to educate the people. And we all have the collective responsibility for responding to the needs of the local people as far as the necessary information is concerned. Okay, thank you, sir. We have a few queries from a few people who say that how Again towards Mike. Sorry. Okay, so we have a few people asking that once this pandemic situation is over, so how government will take initiative to contain this contagious disease basically, and because in rural people are not so sensitized about the uh, uh, what all steps the government is usually telling to like social distancing and sanitizing. So rural people are not very much aware. So what is the future government plan basically to contain the pandemic? That is very interesting point that you have raised, and I would like to respond in two ways. One, don't consider that rural people are not aware. I think it is in their culture, it is in their veins to be hygienical, to be hygienic.
and to take care of all such kind of activities. If you look at from the cultural aspects, most of the people, as a matter of culture, this namaste, from where it has come. This namaste is now popularized all around the world. It is the best way of keeping social distancing. And in our rural areas, this is the only way people greet each other when they meet each other. And number two, they are very much cautious. They are very much concerned for their surroundings, especially cleanliness. You will find the rural areas are more cleaner than the urban areas. So they are more particular. They are more towards the hygienic situations. And pollution is also very less in rural areas. So let us not consider they are aloof of these kinds of activities, but at the same time, yes, the second aspect that I wanted to focus, the modern issues of social distancing, the modern issues of sanitization, the modern guidance of washing hands with soap and water. I think these are the things we must communicate. But when it comes to culturally affairs of the rural areas, rural people, I think they are culturally very strong, very much informed, and very much aware for health and hygiene. Yes, sir. Thank you so much. And we have one more question, is that how is the doubling rate of the cases calculated? This is, I think, very encouraging, and doubling rate is lessening in India. Doubling rate means during the duration in which the cases which are doubled. Like in the beginning, the doubling rate means, suppose in one day, if there are something like 50 cases, and when they will become 100, so that duration, that span of time will be considered as doubling rate. So slowly it is increasing, and if the doubling rate is increasing, it means that pandemic is not that much difficult, and we are able to handle that. As a contrast, in other countries, the doubling rate was shrinking. So that was a matter of great concern. Whereas in India, doubling rate is increasing. So this is a good news, especially for Indian scenario. Okay, so you mentioned regarding this YASH program. So Bansilal wants to ask, what is the criteria for a volunteer who wants to join the YASH program? Yes, that is very important. Number one criteria is that you have to have a passion for science and health communication, and you can contact your nearby State Council of Science and Technology. We are eventually contacting the State Council of Science and Technology, and you can contact the National Council for Science and Technology Communication also through our website, through our email ID, and through different channels of communication. And we would love to have people like you on board for serving as volunteers in various areas of the country for really addressing the problems of pandemic posed by COVID-19. Welcome. Okay, thank you, sir. Thank you for your mention. क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर।